नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आपने न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया था महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। तो ऐसे में यहाँ पे हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या एग्जैक्टली प्रिविलेज और प्रोसीजर होता है एक कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट करने का। क्या ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है जहाँ से इस अरेस्ट के पावर जो है स्टेट पुलिस के पास जाती है या फिर सेंट्रल एजेंसीज के पास जाती हैं। और अगर इस तरह की अरेस्ट की जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो क्लास का चर्चा का विषय होगा, जिस इर्द गिर्द हम घूमेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। पॉलिटिकल इश्यूज क्या है कि क्या एग्जैक्टली आप देखेंगे कि वहाँ पे बीजेपी और शिवसेना के बीच में टसल चल रहा है, क्या वहाँ पे मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारी चर्चा का विषय नहीं रहेगा। इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के जो फैक्ट्स हैं यूपीएससी पूछ सकते हैं। तो एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने क्यों किया था? क्योंकि नारायण राणे ने कहा था कि मैं महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को स्लैप करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा 15 अगस्त की स्पीच में उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने जो इंडिपेंडेंस ईयर था वो नहीं बताया था। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि सीएम को जब इंडिपेंडेंस ईयर नहीं पता तो फिर वो कैसे रूल करे, ऐसे इंसान को तो स्लैप करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। अब हमारा जो यहाँ चर्चा का विषय है कि क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ठीक हैं नहीं है, इस पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कौन है नारायण राणे। नारायण राणे जैसे कि आप देख रहे हैं राज्यसभा से एमपी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। साथ ही साथ हम बात करें यूनियन मिनिस्टर का क्या एग्जैक्ट स्टेटस होता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पे। अगर आप आर्टिकल 74 75 को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम वीडियो में देखेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी, अलाउंसेस किस तरह डिसाइड की जाती है। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या क्या प्रिविलेजेस को डिजाइन करता है, क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है। देखो, आर्टिकल 75 बात करता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की, जो कि एग्जीक्यूटिव द्वारा यानी प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। तो आर्टिकल 75 पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरह मिस्टर नारायण राणे का भी अपॉइंटमेंट हुआ होगा। अब मिनिस्टर्स कब तक, अगर हम बात करें यहाँ पे नारायण राणे के अगेंस्ट पार्टी के एक्शन ले सकती है, तो कोई भी एक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि उनका कोई टेन्योर नहीं होता। वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के दौरान ही काम करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आज इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए तो वो रिजाइन कर देंगे। अच्छा, ये सारी बातें उनको कौन बताएगा? ये सारे डिसीजंस लेने के लिए कैबिनेट जो है वो रिक्वेस्ट करेगी। अब कोई भी मिनिस्टर, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मिनिस्टर बनता है तो फिर उसको प्रेसिडेंट जो है वो एक ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। ऑफिस ऑफ सीक्रेसी की ओथ एडमिनिस्टर कराई जाती है 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि 3rd शेड्यूल में ओथ जो है वो मेंशन है। साथ ही साथ ये भी है कि कोई एक पर्सन जो कि दोनों ही हाउसेस का मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना वो लोकसभा का ना राज्यसभा का, वो डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठ सकता है, प्रोवाइडेड 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सैलरीज की, तो ये सब 2nd शेड्यूल में मेंशन है कि सैलरीज और अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और 2nd शेड्यूल में ये सारी चीजें दी हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे जो कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी होते हैं इसके, लेजिस्लेटिव फंक्शन तो ये करती है पार्लियामेंट में बैठ के इंडिविजुअली। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस क्या होंगे कि सरकार चलाने का सारा जो कार्यभार है वो इन्हीं मंत्रियों पे होता है। जैसे जो भी आप चीज़ें देखते हैं कि सरकार में हो रही है, सरकार चल रही है, स्कीम्स आ रही हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज का ही काम है। तो इनके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं तो फिर पूरी लोकसभा जो है वो, सरकार जो है वो गिर जाती है। अब साथ ही साथ इनकी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, लेकिन ये इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है पार्लियामेंट के प्रति। अब जैसा कि मिस्टर नारायण राणे ने जो स्टेटमेंट दिया वो उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के बीच की बात हो जाएगी, क्योंकि उसमें उद्धव ठाकरे जो है वो एक डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। कुछ इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ और नहीं किया जा सकता, क्योंकि लीगली जो है
यहाँ पे सरकार दायित्व नहीं निभाएगी किसी भी तरह के स्टेटमेंट का उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा, ठीक है। तो पार्लियामेंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखी जाएगी कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोई नहीं बनती। साथ ही साथ हाँ, अगर कल को गवर्नमेंट को लगता है कि मिस्टर राणे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पार्टी जो है हमारी वो इस तरह के स्टेटमेंट्स को अप्रूव ऑफ नहीं करती है, तो फिर वो एक एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप जो है वो आप प्रेसिडेंट को हटा दें, आप प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर को हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही रोल जो है पार्टी प्ले कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है मिस्टर राणे को कुछ प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके कोई एज सच कोई प्रिविलेजेस नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके प्रिविलेजेस सिर्फ एमपीज को हैं और सब एमपीज को समान है, चाहे वो मिनिस्ट्री किसी सरकार का पार्ट है या ऑपोजिशन का एमपी है, कोई भी एमपी हो उसको आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस मिलती हैं, एडवांटेजेस मिलती हैं कुछ बातों को लेके। यानी हाउस में वो जो भी सदन में काम कर रहा है, सदन में उसने जो भी भाषण दिया, जो भी उसने स्पीच दी, और सदन में वो सारे काम अच्छे से कर सके, कोई हिंड्रेंस ना आए, इसलिए आर्टिकल 105 उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। यूजुअली ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये सिविल केसेस में होता है। उनके पास फ्रीडम है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर सिविल केसेस के केस में 40 दिन पहले, कि अगर हाउस चल रहा है तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन खत्म होने के बाद, सिविल केसेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उनके पास कंप्लीट प्रिविलेजेस है। अगर हम बात करें सेक्शन 135 की सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट उनको जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं जाती और साथ ही साथ आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में नहीं जाती। तो ये जो अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सिविल अरेस्ट से उनको प्रोटेक्शन है। अब यहाँ जो चार्जेस स्लैप किए गए वो क्रिमिनल इन नेचर थे। अच्छा, एक बात और है कि पार्लियामेंट में, लेटेस्ट से मैं भी पार्लियामेंट में बैठा हूँ, पार्लियामेंट में गया हूँ और मैंने मतलब मैं जब वहाँ विजिटर हूँ, कोई भी क्रिमिनल मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन पुलिस ने लेना है तो कोई भी अरेस्ट पार्लियामेंट के एरिया से, पार्लियामेंट की बिल्डिंग से नहीं किया जाता। ये भी एक रूल्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा में लिखा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेंबर, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या कोई भी स्ट्रेंजर, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर है, इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस, तो पुलिस जो उसको अरेस्ट नहीं कर सकती बिना चेयरमैन और स्पीकर की परमिशन के। मतलब लेटेस्ट से दिल्ली पुलिस को पार्लियामेंट के अंदर जाना है, किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाना है, तो वो ऐसे ही नहीं जा सकती, उसको चेयरमैन और स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और चेयरमैन और स्पीकर को परमिशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ले डाउन किया। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किए हुए हैं कि लीगल प्रोसेस, सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस अगर आपको करना है पार्लियामेंट में, तो उसको आपको चेयरमैन और या सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेंबर्स को, जो भी मेंबर्स कंसर्न हैं, उनको एक नोटिस सर्व करना होगा। कोशिश आप यही कीजिए कि उनको रेसिडेंस से ही उनको अरेस्ट कर लीजिए और उसका आप नोटिफिकेशन जो है या पहले से आप हाउस चेयरमैन को या स्पीकर को देके रखिए, ठीक है। तो और अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट करना है तो आपको कंप्लीटली रिक्वेस्ट को सीक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। साथ ही साथ ये जो रिक्वेस्ट है, ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे से नहीं आनी चाहिए। नहीं कि कोई भी कांस्टेबल, कोई भी सब इंस्पेक्टर जाके रिक्वेस्ट डाल दे। डीआईजी लेवल के डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस जनरल, मतलब जो हाईएस्ट ऑफ द लॉ ऑफ द फोर्स होती है, वहां से जब तक रिक्वेस्ट नहीं पहुंचेगी, इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में होने वाली अरेस्ट के लिए प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है। कोई भी पुलिस अगर आती है तो वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही अरेस्ट करेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कोई लीगल प्रोसेस सिविल या क्रिमिनल जो है वो भी सर्व नहीं किया जा सकता। कोई नोटिस भी पार्लियामेंट में नहीं भेजा जा सकता किसी भी पर्सन को बिना चेयरमैन स्पीकर के परमिशन के, चाहे हाउस सेशन में है या सेशन में नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। पार्लियामेंट को हम कहते हैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए ये सारे प्रोटेक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट बिल्डिंग के चारों तरफ आप समझिए लगाए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 105 की हम बात करें तो आर्टिकल 105 जो है वो एक स्पेसिफिक प्रिविलेज देता है पार्लियामेंटेरियंस को। एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि चाहे ये पार्लियामेंट के अंदर हो या फिर ये पार्लियामेंट के किसी काम में डिस्कस कर रहे हो, कोई भी इन्होंने स्पीच दी है पार्लियामेंट के अंदर से, या फिर पार्लियामेंट में किसी न्यूज़ मीडिया हाउस को कुछ बताया किसी पर्सन के बारे में, तो ये उसके लिए बुक नहीं किए जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर ये लोग संसद के बाहर हैं, ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, एक जनरल कॉन्फ्रेंस से इन्होंने किसी भी मिनिस्टर की, लेटेस्ट से किसी कांग्रेस के एमपी ने किसी भी मिनिस्टर के बारे में किसी जनरल कॉन्फ्रेंस से, किसी
किसी इलेक्शन रैली से कुछ कह दिया, तो उसके केस में जो ये आर्टिकल 105 है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बात याद रखने वाली बात है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में तो अप्लाई होगा, क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बाहर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो वहां आप लगाएंगे कि बिल्कुल भी वहां से अप्लाई नहीं होगा। और साथ ही साथ कोई भी स्टेटमेंट है जो पार्लियामेंट में कहा गया है और उसको बाहर पब्लिश किया जा रहा है, तो उसको बेसिकली उसको अगर बाहर पब्लिश किया है तो पार्लियामेंट उसके पब्लिकेशन को रेगुलेट कर सकती है और रोक सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही मिलेंगी। अच्छा, बात आती है कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट करना है तो फिर कैसे अरेस्ट किया जाएगा। देखो, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अरेस्ट किए जा सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू। अगर उन पे कोई क्रिमिनल केस है तो याद रखना, जो अरेस्ट हुआ था वो क्रिमिनल केस की वजह से हुआ था। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 22A जो है रूल ऑफ प्रोसीजर्स, दोनों हाउसेस का हम देखेंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो ऐसे में पुलिस, जज या मजिस्ट्रेट को एक इंटीमेशन देना होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कि हम जो है इस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं और क्या रीजन है और कौन सी जगह से हमने इनको अरेस्ट किया है। एक पूरा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो है वो देना पड़ेगा। अब देखो, अगर हाउस सेशन में है तो फिर जो चेयरमैन है वो हाउस को बता देंगे कि इस पर्सन को अरेस्ट कर दिया गया है। और अगर हाउस सेशन में नहीं है, जैसे नारायण राणे का कल अरेस्ट था, तो उसके लिए हाउस ने एक बुलेटिन जो है वो पब्लिश कर दिया, सब मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे इन पर्सन को नागपुर में या महाराष्ट्र में किसी जगह पे अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, एक चीज और है, क्या जिस पर्पस के लिए कल मिस्टर राणे को अरेस्ट किया गया वो पर्पस स्टैंड करता है? वो भी स्टैंड नहीं करता। नारायण राणे का एक अच्छा डिफेंस भी यहाँ बनता है। अगर आप सेक्शन 41A देखेंगे CRPC का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको बेसिकली अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं और जहां पे कस्टडियल इंटरोगेशन नहीं अगर वहां पे अलाउड, मतलब वहीं नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं जहां पे कस्टडियल इंटरोगेशन नहीं अलाउड है, तो वहां पे आपको उस पर्सन को नोटिस देना पड़ेगा। पहले आपको नोटिस सर्व करना चाहिए था मिस्टर राणे को, फिर आपको जाके उनको अरेस्ट करना चाहिए था कि आपका अरेस्ट है, आप थाने आ जाइए। ठीक है, वो एक एंटीसिपेटरी बेल ले सकते थे और वो बेल लेके सीधा थाने जा सकते थे और थाने में वो एंटीसिपेटरी बेल सबमिट कर सकते थे और वापस आ सकते थे। पुलिस ने ये नोटिस देना भी ठीक नहीं समझा, जबकि ये सेक्शन 41A का उल्लंघन है। सेक्शन 41A में ये कहा जा रहा है कि आप जब किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपको कस्टडियल इंटेरोगेशन करना ही नहीं। देखो, पुलिस क्यों अरेस्ट करती है? पुलिस अरेस्ट करती है जुडिशियल कस्टडी से पहले, वो कस्टडियल इंटेरोगेशन करती है जिससे वो चार्जशीट फाइल कर सके जुडिशियल प्रोसेस के समय। तो ऐसे में जब वहां पे आपको मिस्टर राणे से कुछ पूछना ही नहीं था, आपको कुछ बात समझनी ही नहीं थी, आपको सब पहले से ही क्लियर था कि इसमें जो ऑफेंस है वो एकदम प्राइमा फेसी दिख ही रहा है, बन रहा है, तो फिर ऐसे में आपको पहले मिस्टर राणे को एक नोटिस सर्व करना चाहिए था और फिर उनको अरेस्ट करने जाना चाहिए था। उससे क्या होता, मिस्टर राणे को एक समय मिल जाता कि वो एक एंटीसिपेटरी बेल जो है या फिर बिफोर अरेस्ट, प्री अरेस्ट बेल जो है वो अप्लाई कर देते और थाने में उनको लॉकअप में नहीं जाना पड़ता जो उन्होंने पूरा दिन गुजारा। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि लॉ का उल्लंघन यूजुअली आप देखते हैं कि इन पॉलिटिकल टसल्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे पॉलिटिकल टसल नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं और किस किस तरह से इन प्रोटेक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि मिस्टर राणे को शाम तक बेल मिल गई थी, बट अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिकल टसल है लंबा जाएगा, नहीं जाएगा, क्या डिस्प्यूट है, ये सारी चीज़ें फिर कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इतना ही जानना था और यही इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में दिख जाएंगे। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे अगले ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।